नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कांग्रेस कार्यालय पर मीडिया से वार्ता के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, सपा प्रवक्ता द्वारा पूर्व में देश के गृह मंत्री को तड़ी पार बोलना जिस तरह से अनुचित है, उसी तरह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा टूटी चोर बोलना भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी पार्टी का झंडा लगे गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति को गुंडा कहना भी उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी बयान का समर्थन नहीं करती। चुनाव में जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने और मतों के ध्रुवीकरण के लिए गैर कांग्रेसी दलों द्वारा इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आएगा, गैर कांग्रेसी दलों की भाषाएं मर्यादा गिरती जाएगी। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। कोई किसी को टोटी चोर बोल रहा है, कोई किसी को गुंडा बोल रहा है, कोई किसी को तड़ी पार बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों का हमेशा निंदा करती रही है और निंदा करती रहेगी। जनता के असल मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बार बार आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जा रहा है और आजमगढ़ का अपमान किया जा रहा है। और संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को किसी पार्टी विशेष के झंडा लगी हुई गाड़ी में बैठने वाले को गुंडा कहना भी कतई कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बयान की घोर निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी भाजपा हो या सपा हो या बसपा हो, किसी भी दल को मुद्दों से भटकने नहीं देगी। खींच करके उनको जनता से जुड़े मुद्दों पर ले आएगी, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो। इस मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और हम 2022 के विधानसभा चुनावों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी और आजमगढ़ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जी, जिनका संघर्षों का आजमगढ़ में एक इतिहास रहा है। गरीबों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर हम लोग ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे। आजमगढ़ शहर के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ की बहाली के लिए 3 दिनों से छात्र नेताओं ने धरना शुरू किया। कॉलेज कैंपस में धरने पर बैठे छात्रों ने छात्र संघ बहाली के लिए जमकर नारेबाजी की और कॉलेज प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 10 दिसंबर तक छात्र संघ चुनाव के लिए तिथि जारी नहीं की गई तो जिले भर के छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। धरने पर बैठे छात्र नेता अजित यादव ने कहा कि शासन प्रशासन छात्र शक्ति को कुचलने पर उतारू है। पिछले वर्ष भी छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया गया। कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहता है। ऐसे में छात्र संघ की अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्र संघ राजनीति की नर्सरी है। इस नर्सरी से निकलकर देश में सीएम और पीएम तक हुए हैं। उन्होंने कहा, अन्य जिलों में छात्र संघ चुनाव कराए जा रहे हैं। आजमगढ़ में भी जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक चुनाव कराने की बात कही थी। यदि 10 दिसंबर तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो जिले भर के छात्र व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम मंजीत यादव है और मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और इसके साथ साथ मैं पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ इस कॉलेज से महामंत्री पद। क्या मांगे हैं आप लोग धरना बैठे हैं? देखिए, पिछले वर्ष भी जैसे अन्य जिलों में छात्र संघ चुनाव हुआ लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ अन्य जिलों में जैसे भदोही में चुनाव की तिथि आ गई है, बस्ती में कल चुनाव हो गए, उसके परिणाम भी आ गए, लेकिन अभी तक आजमगढ़ जिले में जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन छात्र संघ चुनाव कराने की कोई भी सुध-बुध नहीं ले रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, यहाँ जितने भी छात्र बैठे हैं ये छात्र संघ की अस्मिता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से एक जिला प्रशासन छात्र संघ को सोचता है कि कमज़ोर हो चुका है, कॉलेज प्रशासन सोचता है कि कमज़ोर हो चुका है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ ये वही नर्सरी है जिसने छात्र संघ वही नर्सरी है राजनीति की जिसने देश को कई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता दिए हैं। तो मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द चुनाव की तिथि घोषित करें और जिलाधिकारी ने इस पे बोला था कि 10 तारीख तक तिथि घोषित कर दी जाएगी, मीटिंग होगी। मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूँ आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि अगर 10 तारीख तक छात्र संघ तिथि घोषित नहीं होती है तो हम सभी छात्र आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे। हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जिसके बाद अगर किसी भी छात्र या छात्र नेताओं को कुछ भी होता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की।
भाजपा द्वारा लाल टोपी पर हमला करने से आक्रोशित समाजवादी पार्टी के लोगों ने हाथों में तख्तियां लिए हुए पदयात्रा निकाली और आक्रोश व्यक्त किया। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि लाल टोपी से प्रधानमंत्री घबरा गए हैं और वह लाल टोपी वालों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाल टोपी की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश के लिए अहम भूमिका करने वालों में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य तिलक सहित समाजवादियों की पहचान रही है। उन्होंने कहा कि लाल टोपी ही अगली सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव इसके मुख्यमंत्री होंगे। और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आप लोगों ने पदयात्रा निकाला है क्या? देखिए, लाल टोपी ये आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया था। ये लाल टोपी डॉक्टर लोहिया, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, तमाम समाजवादियों का ये पहचान रही है लाल टोपी। और आज देश के प्रधानमंत्री लाल टोपी से घबरा गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता लाल टोपी वालों को लाना चाह रही है, लाल टोपी की सरकार बनाना चाह रही है। प्रदेश की योगी सरकार से आम जनता ऊब चुकी है। प्रधानमंत्री जी को यह लग रहा है कि प्रदेश अब नहीं बचेगा, इस नाते लाल टोपी वालों को ही निशान बना रहे हैं। लेकिन लाल टोपी वाले इससे घबराने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में लाल टोपी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए हम भाजपाइयों को बताना चाहते हैं, ये लाल टोपी अब आपके कहने पर रुकने वाली नहीं है। जब तक उत्तर प्रदेश की गद्दी पर लाल टोपी का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनकर के नहीं बैठ जाएंगे। लखनऊ के सरोजनी नगर विकासखंड की ग्राम सभा नूरनगर हदरसा में खेल के मैदान के निर्माण हेतु ग्राम प्रधान व एसडीएम सरोजनी नगर द्वारा अक्टूबर 21 में खेल के मैदान हेतु ग्राम सभा की भूमि किसान के नाम दर्ज पट्टे वाले भूमि पर तहसील प्रशासन के अधिकारियों और ग्राम प्रधान द्वारा जबरन चयनित कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वही ग्राम सभा के पीड़ित किसान अशोक कुमार ने बताया, यह नंबर 42 बीघे का है। इस नंबर पर सन 1976 में मेरे पिता स्वर्गीय राम आधार सहित ग्राम सभा के 4 किसानों को कृषि भूमि का पट्टा इस नंबर पर किया गया था, जिसमें मेरे स्वर्गीय पिता को 4.5 बीघे भूमि आवंटन में दी गई थी। शेष जमीन पर गांव के ही दबंग भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिसके संबंध में जिले के पुलिस व प्रशासन के उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की गई है। किसान ने यह भी आरोप लगाया है कि वो घाटा संख्या की ही 8 से 10 बीघा भूमि पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र यादव की सह पर प्लाटिंग कर दी गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भी की गई है। किसान का कहना है कि उक्त भूमि पर पिताजी के समय से आज तक हम लोग भूमि पर काबिज हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास अन्य कोई ज़मीन भी नहीं है, जो परिवार के भरण पोषण का एक ही मात्र जरिया है। और क्या कुछ कहा, मीडिया से सुनिए। जैसे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र यादव का कहना है कि एसडीएम ने यहाँ पर खेल के मैदान को चिन्हीकरण किया था और मैं उस पर काम करवा रहा था, जिसमें लाखों रुपए मेरे द्वारा खर्च किए गए, उसको आप लोगों ने जबरन जुतवा दिया। नहीं सर, वहाँ कहीं पे कुछ नहीं है। हमने न जुतवाया अपना खेत पे, यहाँ वहाँ कोई कुछ नहीं है, न गिट्टी, न मोरंग, न बालू, न ईंटा, कोई चीज़ व्यवस्था नहीं। खाली मात्र जो है 150 बोरियों में मिट्टी भरवाया था खाली, बस, और कुछ नहीं वहाँ कार्य था। और उसके बाद वो हमको दिखा रहे हैं कि 11 लाख का नुकसान किए हमारा सरकार का। शायद उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया और कह रहे हैं दबंगई से। अब सर, हम 2 बिसुआ के किसान, हम दबंगई कर सकते हैं? गरीब आदमी अपना पोलन पालन करना तो आफत है, तो हम दबंगई करेंगे? और ये खुद ही भूमाफिया हैं और दबंग हैं, इनके ऊपर कितने मुकदमा लगे पड़े हैं। नंबर का कितना है रकबा? और वो रकबा है सर 42 बीघे का। उसमें से जो है 42 बीघे में 4 लोगों का, किसानों को पट्टा हुआ था। पट्टा कब हुआ था? ये सन 1900 में हुआ रहे। तो शेष जमीन पे क्या है? शेष जमीन सब पड़ी है प्रधान के द्वारा ही, सब भूमाफिया प्लाटिंग करके हाथ उन्हीं के बेच दिया है। और उसके बाद जो पड़ी ज़मीन है उस पे नहीं कर रहे हैं, वो केवल हमारे पर विपक्ष के नाते, हमारे खिलाफ की वजह से हमारी ही ज़मीन पे वो कब्जा कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष का क्या मतलब? विपक्ष है जैसे अब हमने वोट नहीं दी, कहते हैं वोट की राजनीति को लेकर आपकी ज़मीन जबरन। हाँ, वोट की राजनीति लेके जबरन कर रहे हैं हमारे साथ। ऊपर से धमकी भी देते हैं कि मरवा डालेंगे, दिखाई नहीं पड़ ज़बरदस्ती जोत लेंगे, प्रशासन को हम ज़बरदस्ती FIR तुम्हारे नाम लिखवा देंगे, सब कुछ करेंगे। हमारे मुताबिक उसमें स्टेडियम का कोई निर्माण कार्य नहीं, उसमें सर अभी कोई निर्माण नहीं है। उसमें केवल मात्र 150 बोरी मिट्टी भरवाया था, वो भी हमारी जोती ही खेत, अपने हम जोते थे
गेहूँ बोने के लिए, तो उसमें ज़बरदस्ती मिट्टी केवल भरवाया उन्होंने और वहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ। पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री की सराहनीय पहल देखने को मिली है। 5 लाख का अब पत्रकार फ्री इलाज करा सकेंगे और साथ ही उनके परिजन भी। योजना में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी मान्यता प्राप्त पत्रकार और उसके परिजनों को मिलेगा, चाहे वह सरकारी या निजी किसी भी अस्पताल में इलाज कराना चाहे। इस आशय का शासनादेश कल अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जारी कर दिया। पत्रकारों की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि उन्हें सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा का लाभ पत्रकारों और को परिजनों को मिले, जिसे कल 7 दिसंबर को सरकार ने शासनादेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ प्रदेश के 5,000 मान्यता प्राप्त पत्रकारों को लाभ पहुंचाने का राजाज्ञा जारी कर दिया गया। इस योजना में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी मान्यता प्राप्त पत्रकार और उसके परिजनों को मिलेगा, चाहे वह सरकारी या निजी किसी भी अस्पताल में इलाज कराना चाहे। इस आदेश के क्रम में उप निदेशक स्तर का अधिकारी इस योजना के संचालन के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो सभी 5,000 मान्यता प्राप्त पत्रकारों, जनपद और राज्य मुख्यालय के पत्रकारों और उनके परिजनों का डाटा तैयार कर संबंधित विभाग को हर वर्ष भेजेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना से पत्रकारों के परिजनों को भी शामिल कर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस योजना में सरकार का 55 लाख से ऊपर का बजट हर वर्ष खर्च होगा। मुख्यमंत्री के इस सराहनीय पहल की तमसा पत्रकार क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सचिव विजय यादव सहित पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय अकबरपुर ब्लॉक प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राममूर्ति वर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की देन है, जो पंचायती एक्ट में संशोधन करके पंचायत राज की व्यवस्था किया और दलितों, पिछड़ों, दबे कुचले वर्गों को रिजर्वेशन देकर सभी को प्रमुख बनने का, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने का अवसर प्रदान किया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, तो हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी की देन है। उन्होंने पंचायती एक्ट में संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था किया और दलितों को, पिछड़ों को, दबे कुचले वर्गों को रिजर्वेशन देकर सभी को प्रमुख बनने का, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने का, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अवसर प्रदान किया। आज उसी के क्रम में श्रीमती देविका वर्मा अपने ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए यहाँ आई, इसमें हम भी शामिल हैं। हमें देखकर बहुत प्रसन्नता है कि जहाँ से विकास के सभी काम ब्लॉक के हर गांव में शुरू होते हैं, अगर वहाँ पर भी विकास नहीं दिखता है तो जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनके अंदर मायूसी आती है। हम इस ब्लॉक के वीडियो को और अपने कर्मों को, जो लोग भी हैं, जिन लोगों के विचार विमर्श से, सहयोग से ये बढ़िया कार्यालय बना, उनको बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में योगी की सरकार को हटाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। प्रदेश की जनता को इंतजार है कि जल्दी ईवीएम में साइकिल का बटन दबाने का मौका मिले, जिन्होंने पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों को ठगने का काम किया है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर की जा रही टिप्पणी पर पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा ने भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा में काबिल नेता ही नहीं है जो अखिलेश यादव पर टिप्पणी करे। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में योगी जी की सरकार को हटाने के लिए पूरी तैयारी करती है। अब प्रदेश की जनता इस इंतजार में है कि कितनी जल्दी ईवीएम में साइकिल का बटन दबाने का मौका मिले और ऐसे लोग जिन लोगों ने पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को गुमराह करके, लोगों को ठगने का काम किया है, इस देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया है, नौजवानों, बेरोजगारों के हक को छीनने का काम किया है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम किया है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है इस सरकार के अंदर, लोकतंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है।
ऐसे समय में लोग इंतजार कर रहे हैं श्री अखिलेश यादव। आज आजमगढ़ में मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ क्षेत्र द्वारा मनमानी तरीके से जूनियर इंजीनियर अमित पोपले, विनोद कुमार, राधेश्याम चौहान के किए गए स्थानांतरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्य अभियंता वितरण कार्यालय के समक्ष ध्यानाकर्षण एवं विरोध सभा किया गया। जूनियर इंजीनियर संगठन के क्षेत्रीय सचिव इंजीनियर सुधीर कुमार ने स्थानांतरण की भर्त्सना की। क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार ने कहा कि मुख्य अभियंता यदि इस गलत स्थानांतरण को निरस्त नहीं करते हैं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस दशा में उत्पन्न किसी भी प्रकार की औद्योगिक अशांति की जिम्मेदारी मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ की होगी। आज आपका आंदोलन चल रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, क्या कार्यक्रम आज का था? सर्वप्रथम तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आंदोलन चल क्यों रहा है। वर्तमान में जो बिजली विभाग आजमगढ़ के मुखिया हैं, मुख्य अभियंता, ये जो हैं अपने दिमाग से कार्य नहीं कर रहे हैं, सरकार के हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार की योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है, सरकार के जनप्रतिनिधियों से भी कोई लेना देना नहीं है। सरकार कितनी महत्वाकांक्षी ओटीएस की योजना चल रही है, इसके बीच में गलत फीडिंग की वजह से अपने व्यक्तिगत भावना से ग्रसित होकर के इन्होंने फूलपुर के एसडीओ को स्थानांतरित कर दिया, जबकि उस क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं लगातार इनसे कह रहे हैं, इनको कल बुलाया भी था डाक मांगने पे कि इनके कार्यों से हम संतुष्ट हैं, हमारी जनता संतुष्ट है। और ये आपको ये भी बताना चाहता हूं कि विभागीय अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो विभागीय आंकड़े भी इनके सबसे बेहतर हैं। इसके बाद भी ट्रांसफर किया गया, उसमें लिखा गया कि प्रशासनिक आधार पर किया गया। मैं आपको दावा के साथ कह रहता हूँ, चैलेंज भी करता हूँ मुख्य अभियंता को, कोई एक कागज दिखा दीजिए जो आपका प्रशासनिक आधार आपने बनाया है, ये दिखा नहीं पाएंगे। और जनपद आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां शराब माफिया अभियुक्त राजेश अग्रहरी व ब्रजेश अग्रहरी उर्फ कल्लू पुत्रगण रामधनी मित्तुपुर थाना पवई आजमगढ़ की कुल संपत्ति जिसकी कुल कीमत 1.5 करोड़, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ है, कुर्क किया गया है। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में अनुराग आर्य एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। जनपद आजमगढ़ में शराब माफिया अभियुक्त राजेश अग्रहरी और ब्रजेश अग्रहरी जो थाना क्षेत्र पवई के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि अवैध शराब के कारोबार से इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसका विवरण निकलवाया गया। लगभग टोटल 3 करोड़ के मूल्य की, जिसका वर्तमान में मार्केट मूल्य 3 करोड़ है, इतनी संपत्ति इनकी अभी पता चली है जो इस प्रकार अवैध अपराध से अर्जित की गई है। जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित करते हुए कुर्की का आदेश प्राप्त किया गया और आज ये पूरी प्रॉपर्टी, जिसमें 9 इनके भूखंड शामिल हैं, अलग अलग कीमत के, अलग अलग रकबे के, इनको धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आज कुर्क कर दिया गया है और 14(1) के अंतर्गत शराब माफिया व अन्य माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार पुलिस की जारी रहेगी। जनपद आजमगढ़ में सरकारी कार्य के निष्पादन हेतु कुछ थानों के प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों को आवंटित सीयूजी मोबाइल नंबर पर नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है, जिससे प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों की जनता से वार्ता नहीं हो पाती है। नेटवर्क की समस्या होने के कारण कानून व व्यवस्था के बिगड़ने तथा एक्सीडेंट होने की सूचना तत्काल न मिलने के कारण पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाती है। जनमानस की समस्या के दृष्टिगत जनता की समस्या के त्वरित समाधान हेतु जिन प्रभारी निरीक्षकों, थानाध्यक्षों के सीयूजी मोबाइल नंबर नेटवर्क की समस्या के कारण नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए पूर्व में आवंटित सरकारी सीयूजी नंबर के अतिरिक्त नए नंबर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान हो सके। प्रभारी निरीक्षकों को, थानाध्यक्षों को आवंटित नंबर आप अपने डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस बाबत मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जनपद आजमगढ़ में 10 थाने ऐसे हैं जिनमें पब्लिक के द्वारा ये शिकायत मेरे पास आई कि इनमें जो थाना प्रभारी के सीयूजी नंबर्स हैं उनमें नेटवर्क न रहने के कारण बहुत बार संपर्क नहीं हो पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए 10 नए सिम इन लोगों को जारी किए गए हैं। ये जो मोबाइल नंबर्स हैं ये सीयूजी नंबर की तरह ही इनके पास काम करेंगे और कोई भी पब्लिक का आदमी आजमगढ़ के किसी भी थाने में किसी भी पब्लिक के व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो इन नंबर्स पे फ़ोन करके संबंधित थाना अध्यक्ष को सूचित कर सकता है। इन सभी नंबर्स को सभी थाना चौकियों पे डिस्प्ले किया जाएगा और भी जितने पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे भी डिस्प्ले किया जाएगा। तो कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो 112 नंबर पर कॉल करें या ये जो नंबर्स हैं थाना प्रभारियों के उन पर आप कॉल कर सकते हैं। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर तप्पा कोठा गांव निवासी अब्दुल करीम पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला ने एसपी को शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में पीड़ित अब्दुल करीम ने बताया कि बीते 9 अक्टूबर की सुबह वह अपने मकान में प्रकाश के लिए खिड़की लगवा रहा था कि इतने में
पड़ोसी हफीज़ खान पुत्र वली मोहम्मद पुत्र तौफीक व सरमद पुत्र रुस्तम व गुल्तान पुस्त दस्तगीर व जिक्र आलम पुत्र जहीरुद्दीन उर्फ जद्दू आदि ने लाठी डंडा से लैस होकर उसके घर पर धावा बोलते हुए तोड़फोड़ करने लगे। आरोप है कि उन लोगों द्वारा घर का सामान, सोफा, पंखा व बेड आदि क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घर की औरतों ने मना किया तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया। महिलाओं के शोर मचाने पर पीड़ित मौके पर पहुंचा तो वे हम लोगों को जान माल की धमकी देते हुए चले गए। इसकी शिकायत जब थाना पुलिस पर हमने किया तो आज तक की घटना प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। पीड़ित ने एसपी से मिलकर मामले में मुकदमा पंजीकृत किए जाने की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अब्दुल करीम खान। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मुकुंदपुर, थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़। मामला क्या है? मामला ये है कि ये लोग मेरे घर के अंदर घुसे और मेन दरवाजे से चैनल से घुस करके इसके बाद अंदर गए, औरतों से मारपीट किया, अकेले हरकत करने की कोशिश किया। जब शोर मचाया तो हम लोग दौड़ करके ऊपर से आए। इसके बाद ये लोगों ने मेरी खिड़की तोड़ करके गिरा दिया और 2 खिड़कियों तोड़ के गिरा दिया। खिड़की जो है बनने नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद जो है क्या नाम है, गाड़ी देते हुए चले, धमकी दिया है कि जान अगर खिड़की खोलोगे तो जान मार की धमकी देते हुए चले गए। और मैं थाने पर आज 3 महीने से दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मुकदमा जो है नहीं लिखा गया, क्योंकि ये लोग घर के अंदर आ करके और औरतों के साथ उठा पटक किए हैं, अकेले हरकत करने की कोशिश की है। जब बाकी लोग दौड़े, हम लोग दौड़े, तब लोग धमकी देते हुए निकल करके भाग गए। ये लोग कौन? ये लोग विपक्षी गण हैं, हमारे बगल के रहने वाले हैं। नाम क्या है? इन लोगों का नाम बताओ। चाहते क्या आप हैं? हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा कायम हो और खिड़की हमारी लगनी चाहिए। दोनों अंधेरा रहता है, इसलिए खिड़की हमारी ऊपर लगी हुई है, हमारा ऊपर दरवाज़ा लगा हुआ है, नीचे हम खिड़की रोशनी के लिए खोलना चाह रहे थे और ये लोग खोलने नहीं दे रहे हैं। ये लोग क्योंकि सऊदिया रहते हैं और चौकी इंचार्ज को पैसा खिला करके, इसके बाद चौकी इंचार्ज को घर के अंदर बैठा करके और इन लोगों ने जो है सारी लीपापोती कर लिया। और मैं दौड़ते दौड़ते आज 2 महीने 3 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ। एसपी साहब ने कहा है, इंस्पेक्टर साहब से बातचीत किया। अब इंस्पेक्टर साहब ने अपने स्तर से जो बातचीत किया वो बताया है। और इसके बाद जो है साहब ने कहा कि 504, 506 का मुकदमा कायम कर दो। तो क्योंकि उन लोगों ने हरकत किया है, घर के अंदर घुसे हैं, 452 है, औरतों के साथ उठा पटक किया, असली हरकत की है, उसमें तमाम धाराएं लगनी चाहिए। तो 304 से थोड़ी काम चलेगा। जो घटना है, वीडियो हमारे पास है, बनाया फोटो उनको दिखाया है, सब कुछ। हमारा मुकदमा कायदे से कायम होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 37 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा सभी थानों को दिशा निर्देश दिया गया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से अपनी थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल करना सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश सरकार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, कृषि कानून आदि मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा अतरौलिया के सिकंदरपुर से जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई, जो मदियापार मोड़ पर एक जनसभा के रूप में तब्दील हो गई। पदयात्रा को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री बलराम यादव व नगर पंचायत अध्यक्ष अतरौलिया सुभाष चंद्र जायसवाल एवं वरिष्ठ सपा नेता जगदीश पांडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस जन आक्रोश पदयात्रा का नेतृत्व विधायक डॉक्टर संग्राम यादव एवं ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव द्वारा किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा, किसानों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, व्यापारियों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, तमाम नारे लगाए गए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने TV20 न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। लोगों का रेला था, एकदम जन सैलाब था, क्या लगा? उत्तर प्रदेश बदलाव के रास्ते पर चल चुका है और अतरौलिया विधानसभा के लोग इतना बड़ा बदलाव करेंगे कि उसका अंदाज कोई राजनीतिक दल नहीं लगा पाएगा। यहाँ का एक एक गांव का नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, सब के सब इस बदलाव में माननीय अखिलेश यादव के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का आशीर्वाद है, प्रेमचंद प्रजापति जी का आशीर्वाद है, संजय चौहान जी का है, जयंत चौधरी का है। आज अतरौलिया विधानसभा, ये तो मात्र अतरौलिया ब्लॉक के लोग थे, तब आपने देखा कि एक नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, हर तबके का, महिलाओं का एक बड़ा जन सैलाब आज आपको पहली बार अतरौलिया के अंदर इतने बड़े
बड़े तौर पर देखने को मिला है। ये जो जन सैलाब आया है, ये किसी लालच में नहीं आया है। ये जन सैलाब बदलाव लाने के लिए आया है कि जो नौजवानों के रोजगार पर डाका डाला गया, जो ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना में लोग दम तोड़ दिए, जो 21 लाख लोग परीक्षा देने गए थे और रो रो करके सेंटर से वापस हुए। अरे बेशर्मों को शर्म होती तो जो मंच लगा करके राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इन्हीं बेशर्मों के राज में उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान परीक्षा देने गया था और सरकार ने परीक्षा को आउट करा दिया। सरकार ने अच्छा आउट कराया। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा बुलडोजर अपराधियों पर चलता है और जिसने 21 लाख लोगों के साथ अपराध किया, उसके साथ तुम्हारा बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों नहीं 21 लाख लोगों के जो सपनों को तोड़ा, क्यों नहीं तुमने उसके खिलाफ बुलडोजर चलाने का काम किया? असल में बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सरकार और योगी ऐसे भ्रष्ट लोगों से मिल करके आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के परीक्षा को पेपर को आउट कराने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस कंपनी को परीक्षा देने का काम किया गया था, जो कंपनी को टेंडर दिया गया था और जो उसने पता दिया था, वो एक बियर का गोदाम था। बताओ, ये सन्यासी हैं, ये संत मुख्यमंत्री हैं, इतना एक किस नशे में थे इनके अधिकारी? और ये धुआं उड़ा रहे थे क्या? किन परीक्षा इतना महत्वपूर्ण काम देने जा रहे हो, अब ऐसे व्यक्ति को देने जा रहे हो जिसके पास ना ऑफिस है ना उसके पास कर्मचारी है। एक गोदाम के पते पर, बियर के गोदाम के पते पर इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा। 69,000 शिक्षक भर्ती वाले, उनके अधिकारों को कुचले। आज वो कई महीने से इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां IS 191 के सरगना मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गैंग के लीडर व सातिर हिस्ट्री सीटर अपराधी शाहजमा उर्फ नैयर का मकान व 2 भूखंड, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ रुपए है, उसे 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कोर्ट की गई है। मामले में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं SP अनुराग आर्य, सुनवाते हैं आपको। IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गैंग D72 जो जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत है, इसके सरगना शाहजमा उर्फ नैयर, जो कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, इसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा 2020 में थाना बरदा में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना वर्तमान में SHO मैनाजपुर के द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसके द्वारा 1990 से लेकर लगातार अब तक अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिससे कुछ ज़मीनें भी खरीदी गई हैं और प्रॉपर्टी बनाई गई है। इस क्रम में 3 प्रॉपर्टीज इसकी सामने आई, जिसमें 2 भूखंड हैं और एक 2 मंजिला मकान है। इस मकान को इसके द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों के संचालन के लिए और उसके साथ साथ अपने सहयोगी गैंगों के और अपराधियों के को शरण देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की कीमत वर्तमान में लगभग 3 करोड़ रुपए है, ये मार्केट वैल्यू है वर्तमान का। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के क्रम में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कर दिया गया है। आज SDM और CO लालगंज की टीम के द्वारा मौके पर जाकर ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। भविष्य में भी हम लोग जितने भी इस प्रकार के अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में जो भी उन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित की हैं अपराध के माध्यम से, उनको लगातार कुर्क कराते रहेंगे और किसी भी प्रकार से किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। विकास की बहती दरिया है जिसमें डूब कर जाना है, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी यह दोनों विकास की बड़े बड़े दावे करते नहीं थक रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस तो योगी जी सपा सरकार पर हमेशा यह कहते हुए बरसते रहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जनता को धोखा देकर देश और प्रदेश को लूटने का ही कार्य किया है, विकास तो केवल भाजपा सरकार कर रही है। तो आइए इस बलरामपुर की तस्वीर को देखिए, जहां जनपद में योगी सरकार के विकास कार्यों को हम आपके सामने ला रहे हैं, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि बलरामपुर जनपद की चारों विधानसभाओं में भाजपा के ही विधायक हैं, लेकिन यह मामला भाजपा विधायक राम प्रताप वर्मा के उतरौला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुआधनी का है, जिसमें एक मजरा सुरैया देवर भी शामिल है। इस ग्राम पंचायत महुआधनी की आबादी करीब 5000 के आसपास है। भाजपा सरकार के पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, कार्यकाल में यहाँ खूब विकास हुआ, जिसके कारण यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, मदरसा, पंचायत भवन आदि स्थापित हैं। लेकिन विगत 5 वर्षों से यहाँ के ग्रामीणों का गांव से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि गांव की सड़कें टूटकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं
और तस्वीरें आपके सामने हैं। आप उसे देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जनपद का कितना विकास हुआ है। हमने बात की वहाँ के ग्रामीणों से, क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, जरा ध्यान से सुनिए। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अली। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारे यहाँ दिक्कत सर ऐसा है कि पूरे रोड में तो पानी भरा हुआ है, नाली टूटा हुआ है और जो है कोई काम नहीं हो रहा है। बार बार शिकायत किया जाता है, कमिश्नर भी देख चुके हैं, विधायक भी कई मरतबा देख चुके हैं और लोग देख चुके हैं। और मस्जिद का भी रास्ता बंद है, मदरसे का भी बंद है, प्राइमरी का भी बंद है, पॉलिटेक्निक का भी बंद है, अस्पताल का है, आंगनबाड़ी है। ये कोई रास्ता इसके लिए जाने आने का है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उसी पानी में से आते जाते हैं लोग। इसकी शिकायत आप लोगों ने की? हाँ, कई शिकायत किया लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रहा है। जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, सीडीओ रास्ते से होकर के पॉलिटेक्निक स्कूल, स्वास्थ्य हॉस्पिटल और प्राइमरी स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी सब कुछ है वहाँ। मदरसा, मस्जिद और मदरसा है, मस्जिद है, सब है। सारे उसी रास्ते से होके जाते? बिल्कुल वही रास्ता है। अच्छा, इसमें कोई शिकायत हुई गांव से? शिकायत कमिश्नर आए, सीडीओ आए, डीएम को लिखा गया, कई उच्च अधिकारियों को हमें लिखा गया, IGRS कई बार किया हमने, कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? अमीरुन्निसा। क्या दिक्कत है? अब ये नलिया की दिक्कत है भैया, पानी भरा है, निकरे कन आयु है ठिकाना। अभी में कि आज जाए थे रोजा नमाज नहीं कहीं मिला था और ससुर गिर पड़े हैं, खत्ता से उठते ना हैं। कहाँ गिर पड़े हैं? यहीं अगवा, यहीं नलियों में। क्या नाम है आपका? ताजुरुन्निसा। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारी दिक्कत है भैया, छोटे छोटे लड़के हैं, बिछलाए गिर पड़ा था, जिनका हाथ टूट गया, जिनका गोड़ भी छूट गया। ये कितने दिनों से समस्या है? आज 5 साल से ऐसा है। हाँ, बड़ी दिक्कत है, बाहर भीतर जाए वाला है, डरिया नहीं मिला था। आपका? प्रेमा देवी। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमारे हमको दिक्कत है भैया कि घर में नहीं डरिया मिलत है। हाँ, इतना कचड़ा है सड़क कि हमारे लड़के तो न पढ़े जाए पावे और न हम लोग पुरानिया में नहीं है, वहाँ आई तो वही महिया रह जाए, बाहर भीतर का जाए कहूँ नहीं डोले वाला है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया? हाँ, विधायक। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया रायसीना मार्ग नई दिल्ली के सभागार में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको प्रमुख रूप से संबोधित करने वालों में किसान संगठनों के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह रहे, जिन्होंने पूर्व में भारत सरकार द्वारा बनाए गए एवं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा समर्थित एवं हस्ताक्षरित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न संगठनों के द्वारा याचिकाएं लगाई थी, जिसको तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 3 वरिष्ठ जजों की अति महत्वपूर्ण खंडपीठ ने कई दिनों तक मैराथन सुनवाई के बाद किसानों के वकील डॉक्टर AP सिंह की दलीलों एवं भारत देश के तमाम किसानों की हालातों को मद्देनजर रखते हुए तत्काल प्रभाव से रोक स्टे लगा दिया था। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को नागवार गुजरने वाले 3 कृषि कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में वापस लेकर खत्म कर दिए हैं। आइए सुनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने क्या कुछ कहा। मोदी जी तथा केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आदेश गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सबने जो जोर लगाया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने और भारतीय किसान संगठनों ने जो लगातार आंदोलनरत थे तथा देश में पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सारे किसान संगठन, भारतीय किसान लोक शक्ति आदरणीय शिवराज सिंह जी मास्टर जी अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान भारत, जो भारतीय किसान एकता, भारतीय किसान भारत, जितने भी संगठन हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने इस बात को धन्यवाद किया है कि देश की सरकार ने देश के किसानों की भावनाओं को आदर करते हुए जो किसान बिल वापस लिए हैं, तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो हमारे जिन पर स्टे हुआ था, जो 3 कानूनों पर याचिका में पहली बार किसान पहुंचे थे, जिनकी याचिका मैंने लगाई उन पर स्टे होता, अब सभी संगठन इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वो किसानों की तरफ से जो पड़े हुए थे केस, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ का प्रोसेस जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। पर थोड़ी सी इसमें सिर्फ बात ये रह गई है कि जो किसानों पर इन कानूनों के तहत आंदोलन के दौरान रेल रोको, सड़क रोको, ये जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए राज्य सरकारों ने जो केस लगाए थे, उन केसों को भी वापस ले लिया जाए और केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेशित करे, क्योंकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती केस लेने की, लेकिन माननीय गृह मंत्रालय
आदेशित करे, देश प्रदेशों के महामहिम गवर्नर्स को आदेशित करे कि उनके एक आदेश से सारे केस उस समय के वापस हो जाए। एमएसपी को लेके एक प्रॉब्लम खड़ी हुई है इनका, जो कि क्लियर नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उसके बारे में आपका क्या कहना है? एमएसपी को लेके नई बात आई है कि कानूनों की बात, सुप्रीम कोर्ट में एमएसपी की बात को लेकर कोई याचिका नहीं लगाई गई, कोई याचिका लंबित नहीं है। एमएसपी किसानों की मांग बहुत समय से चली आ रही है, चाहे स्वामीनाथन आयोग है और आयोगों की मांग की, किसान आयोग की मांग की गई, वो अलग विषय है। उस विषय पर भारत सरकार ने कमेटी बना दी है 4 लोगों की, और उस कमेटी और माननीय कृषि मंत्री और जो भी अधिकारी वर्ग होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी या जो भी है, वो उस पर शामिल होंगे, उनसे बात करेंगे, निर्णय निकलेगा और वो 4 लोगों तक भी बात है। सर लास्ट सवाल, कानूनी रूप से तो आज रात को बॉर्डर खाली होना चाहिए? हाँ, कानूनी रूप से तभी तो हम कह रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज है ना, अभी रात तो नहीं हुई है, आज रात अभी नहीं हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बॉर्डर खाली होने का मामला लंबित है, उसके लिए हम तैयार हैं। जैसा कि कहा गया है कि बॉर्डर पर जो लगाए हुए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हैं, किसानों तो के बैरिकेड तो कुछ होते नहीं, वो तो बैरिकेड नहीं लाए हैं, उनकी अपनी मांग है, उनकी अपनी डिमांड है, वो विषय है। लेकिन कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था वो पूरी तरह से अब हम याचिका उसको लगाएंगे, प्रोसेस करेंगे, वापस लेंगे और उसमें कानूनी रूप से। वकील साहब एक सवाल और, पहले किसान ये कहते थे कि जैसे कृषि बिल वापस होगा तुरंत हम यहाँ से बॉर्डर से चले जाएंगे, लेकिन अब राकेश टिकैत के जो बयान बराबर आ रहे हैं, डिमांड करते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान देश का किसान, बात एक किसान राकेश टिकैत हैं, लेकिन किसान देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसान हैं, उनकी जीत हुई है, उनकी आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार ने मानी है उनकी बात को, दरिया दिल्ली दिखाई है और वो किसान बिल वापस हुए हैं। बात आगे की मांग तो देश के राजा से आगे की मांग भी करता है, किसान कर रहा है आगे की मांग, उस पर आगे चर्चा होगी, उस पर आगे विषय होगा, उस पर आगे बातचीत होगी, उसमें कोई अड़चन नहीं है, वो आगे। महाराजगंज जनपद के चौक रेंज के कुसमहवा नाला के पास वन कर्मियों को एक बहुत बड़ी सफलता उस वक्त मिली जब वो रात को करीब 11 बजे गश्त पर थे। हुआ यूं कि रात को वनकर्मी गश्त में थे कि जंगल में किसी वाहन आने की आहट हुआ। वनकर्मियों ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो वाहन छोड़कर लोग भागने लगे। इस पर वनकर्मियों ने घेराबंदी करके उन लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन लोगों के पास से हिरन के 5 किलो मांस और 1 कुल्हाड़ी सहित एक जिंदा कारतूस मिला। साथ में एक जीप और 3 बाइक भी वनकर्मियों ने बरामद किया। वनकर्मियों ने कुल 8 अभियुक्तों को पकड़कर रेंज चौक लेकर आए। टीम के साथ तुरंत निकला है वो लोग, तो मतलब कि उन लोगों को रोकने के लिए ये लोग जो मुखबिरी दिया है इन्फॉर्मेशन उसी जगह पे पहुंचा है। पहुंचने मतलब कि वो जगह है मलाव नाला, सौ चौक रेंज का मलाव नाला जगह पे ये लोग तो एक साइड पे रस्सी बांध करके दूसरे जगह पे मतलब छुपा के रहा है। उसके बाद वो लोग जो आया है तुरंत पीछे से ये लोग तो पकड़ लिया है। का शिकार किया सर, और कितने लोग पकड़े गए हैं? सही, हमको तो एज पर सोर्सेस हमको जो मिला है वो तो चीतल का मांस है। 5 किलो का बरामद हुआ है मांस। और वहाँ पे कल रात में हम भी खुद गए थे, पुलिस की सर्वे बहुत अच्छा मिला हमको कल रात। सब लोगों को लेके वहाँ पे तलाशी करने के लिए गया है। ये एक यूज्ड कैटरेज मिला है वहाँ पे। इसके साथ उसी जगह पे जो छारे बोलता है वो भी वहाँ पे मिला है। उसी जगह पे जो इन लोगों को पकड़ा गया है वहाँ पे मिला है। और इन लोगों के साथ एक कुल्हाड़ी भी मिला है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? सब लोगों को जेल भेज रहा है और उसका तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो मीट के लिए वो तो मैं बरेली भेज रहा हूँ, IBR है। सर इनके साथ क्या वाहन मिले हैं? एक ब्लू कलर गाड़ी मिला है, एक्चुअली आई फॉरगॉट एक्चुअली व्हाट इट मेड ऑफ, एंड 3 बाइक मिला है। सर क्या इसके पहले ये शिकार करते थे इस तरह का, क्या अभी तक पूछताछ में बताया? तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तक तो हमको तो इतना ही पता है कि मतलब कि कल तो वो शिकार कर लिया है, तो हमको तो पता चलेगा कि आई कैन जस्ट से लेटर। ठीक है सर। असलहा भी छर्रा मिला है, असलहा सर नहीं बरामद हुआ है? असलहा बरामद नहीं हुआ है। हमको तो सुबह एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन में, मुखबिर इन्फॉर्मेशन में फिर सुबह तलाश करने के लिए गए थे। वहाँ पे एक आदमी के नाम आए थे, लेकिन वो लोग तो घर में नहीं मिला है। उनका घर में तलाशी कर दिया, वहाँ पे मिला नहीं है, लेकिन वो आदमी। और ये खबर सोनभद्र से है, जहां थाना रायपुर पुलिस द्वारा महिला के साथ हुई मारपीट के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
थाना रायपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौखड़ा में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष के साथ पुआल में आग लगाने की संख्या में कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने व मारपीट के दौरान कपड़े फट जाने से और नग्न अवस्था में वीडियो वायरल हो जाने से संबंधित प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इस घटना में संलिप्त अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अमरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजीव कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर आशीष मिश्रा की निकट परीक्षण में थाना रायपुर पुलिस की एक टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे और आज इस घटना में संलिप्त 6 नफर अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है प्रेमनाथ विश्वकर्मा पुत्र विवेचन विश्वकर्मा, बाबूलाल विश्वकर्मा पुत्र विवेचन विश्वकर्मा, विजय विश्वकर्मा पुत्र सीताराम विश्वकर्मा, रवि विश्वकर्मा पुत्र प्रेमनाथ विश्वकर्मा, आशा पत्नी प्रेमनाथ विश्वकर्मा, अनिता पत्नी बाबूलाल विश्वकर्मा, जो ग्राम चौखड़ा थाना रायपुर सोनभद्र के निवासी हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय।